फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात यह है कि जिस ब्रिटेन ने तकरीबन 200 वर्षों तक हम पर प्रशासन किया, आज उस ब्रिटेन में प्रशासन करने के लिए हमारे ही मूल का एक व्यक्ति उनकी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा है। ऋषि सुनक जी की बात कर रहे हैं हम, और ऋषि सुनक जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी इकट्ठा करेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या इस समय पर जो ब्रिटेन में हालात खराब हुए हैं, ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कंडीशन में आ गई है। बहुत सारी बीबीसी की रिपोर्ट भी यह दावा कर रही हैं कि ब्रिटेन सिर्फ 0% प्रगति कर पाएगा। आखिर इन सब के पीछे क्या ऋषि सुनक जी उसे निकाल सकने में सक्षम है? क्या ऋषि सुनक जी की ये पॉलिसी या ऋषि सुनक जी की सोच कहीं तक इस मामले में फिट होती है कि ब्रिटेन को इस आर्थिक मंदी से उबारा जा सके? आखिर क्या वो समस्या हुई जो ब्रेक्जिट के बाद पैदा हुई है? क्या वो समस्या हुई है जो स्टैगफ्लेशन पैदा करके गई? और क्या वो समस्या है कि बड़े ही हालात खराब हैं ब्रिटेन में? तो नमस्कार, सभी का स्वागत एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। आप सभी को चैनल ने कर लेना है तुरंत सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। आइए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोग्राफी ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक जी हैं। काफी दिनों तक सरकार नहीं चली और जो अभी महिला प्रधानमंत्री ली ट्रेस चुनी गई थी, उन्हें आखिरकार अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऋषि सुनक जी जो कि पहले बोरिस जॉनसन को सपोर्ट भी कर रहे थे, पर बोरिस जॉनसन जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनको सपोर्ट करने के साथ साथ जब ऋषि सुनक आगे आए तो बोरिस जॉनसन का सपोर्ट भी इन्हें नहीं मिला। 12 मई 1980 को जन्मे साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक जी, इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिकल एफिलिएशन इनका कंजर्वेटिव पार्टी से है और जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन की दो मुख्य पार्टियों में से एक कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है। वहीं जब हम और आगे बढ़ करके समझना शुरू करते हैं कि इनकी एजुकेशन बैचलर ऑफ फिलॉसफी में हुई है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में, जो कि इन्होंने लिंकन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से किया है, और साथ ही साथ इन्होंने एमबीए किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से। 2015 में ये राजनीति में आए और ब्रिटेन की राजनीति में आने के बाद 2015 में ये बने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद 2015 से 17 मेंबर ऑफ एनवायरनमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स सिलेक्ट कमेटी के मेंबर्स भी रहे हैं। उसके बाद 2018 से 19 पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी स्टेट फॉर लोकल गवर्नमेंट, 2019 से 20 चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी, 2019-20 में ही चांसलर भी रहे एक्सचेकर। अक्टूबर 24 2022 को ये लीडर बने कंजर्वेटिव पार्टी के और अक्टूबर 25 2022 को ये बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसके बारे में कहा जाता है द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। आज ब्रिटेन की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों और ऋषि सुनक कैसे उसे इस आर्थिक मंदी से उबार सकते हैं, इस पर हमारी आज एक बेहतरीन चर्चा होने वाली है। ब्रिटेन के हालात आखिर बहुत सारी चीजों से खराब हुए हैं और उन बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक हाथ ब्रेक्जिट का भी है और दूसरा हाथ स्टैगफ्लेशन का भी है। इन दोनों ही कंडीशंस को हम लोग समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे ब्रिटेन की ग्रोथ यानी ब्रिटेन की विकास दर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि जब हम बात करते हैं ऋषि सुनक जी की, तो ये उनकी वाइफ हैं और जैसा कि आपको पता है, ऋषि सुनक जी अपने आप में 7,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक, यानी कि हम भारतीय रुपयों में बात कर रहे हैं। अगर आप इन्हें देखें तो ये वैसे भी बिलियनियर हैं और साथ ही साथ इनकी जो वाइफ हैं वो हमारे भारत के बिलियनियर यानी कि हमारे भारत के अरबपति नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं। ये इनकी दो बच्चियां हैं, यानी इनकी दो बेटियां हैं। जैसा कि आपको पता है ऋषि सुनक जी के बारे में, 40 वर्ष इनकी उम्र है, 1980 में जन्मे और जैसा कि मैं कह रहा हूँ अभी 2022 की हम लोग लगभग बात करते हैं। एक इतिहास है कि ब्रिटेन के किंग जॉर्ज जब सर रॉबर्ट वॉलपोल को इनवाइट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाइए 1721 में पहली बार, उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, बॉम्बे और फोर्ट विलियम कलकत्ता में लगभग स्थापित होने की कोशिश कर रही थी। जब किंग चार्ल्स तृतीय ने इनविटेशन दिया है ऋषि सुनक जी को 57वां प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, यानी 57th प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उस समय पर आप सभी को पता है कि वही ब्रिटिश साम्राज्य के एम्पायर में, हिस्ट्री बुक में ब्रिटेन 1.45 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन को रखता है, यानी कि लगभग ब्रिटेन की पॉपुलेशन का 2.30% 2011 की सेंसस के हिसाब से आप ये देख पा रहे हैं कि एक डेटा है। ऋषि सुनक के बारे में बाकी हम लोग बात तो कर चुके हैं और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर एवरेज इंडियन ऑरिजिन इनकम जो मीडियन टोटल वेल्थ है वो लगभग
2,04,000 यूरोज के आसपास है। लेकिन इन सभी से इतर अगर बातें करें तो सबसे पहले ब्रेग्जिट और स्टैगफ्लेशन ऐसा क्या हुआ जिसने ब्रिटेन को एक मंदी के रास्ते की तरफ धकेला। आप सभी को पता है यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संघ था जिस संघ के अंदर बहुत सारे देश आते थे और इन देशों का मुख्य कार्य यह था कि अपने बीच में ट्रेड, कॉमर्स, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ट्रेड, कॉमर्स और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के इस पूरे के पूरे फेज में जब इन देशों ने आपस में काम करना शुरू किया तो आपस में काम करते करते अचानक से ब्रिटेन को इनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा कठिन लगने लगी और ब्रिटेन इनकी पॉलिसीज के हिसाब से कोप अप कर पाने में सक्षम नहीं था, या ब्रिटेन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो इनके बिना भी अपनी अच्छी स्थिति को उसी तरीके से मेंटेन कर पाएगा जैसा कि ब्रिटेन हमेशा से करता आ रहा है। दूसरी यह खास बात भी है कि ब्रिटेन की जब हम हालत के बारे में डिस्कस करते हैं तो ब्रिटेन की हालत आज भले ही उतनी ठीक ना हो लेकिन पहले कुछ ज्यादा ही अच्छी हुआ करती थी। यही तो कारण है कि अगर हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं या ब्रिटेन के कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो ब्रिटेन की कॉलोनीज बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई थी। पाकिस्तान गुजरांवाला से ऋषि सुनक का परिवार निकला। पाकिस्तान गुजरांवाला से ऋषि सुनक का परिवार निकल करके इनकी मां तंजानिया की और इनके पिता और भी अफ्रीकन देशों से निकल करके इंग्लैंड पहुंचे। और मजे की बात यह कि ये तीनों के तीनों ही ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का एक लंबा इतिहास रहा है। दूसरी बात यह भी है कि ब्रिटेन उन सभी टैक्सेस को यूरोपियन यूनियन में रह करके नहीं चुकाना चाहता था जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनकर रहने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन से निकल जाने में ही ब्रिटेन ने भलाई समझी और इसे कहा गया ब्रिटेन एग्जिट, यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का निकलना ब्रेग्जिट नाम से जाना गया। ब्रेग्जिट के बाद ही जैसे कोई भी देश यूरोपियन यूनियन के अंदर वीजा फ्री हो जाता है, उन देशों में बहुत ज्यादा ट्रेड को लेकर के बैरियर्स नहीं होते, उन देशों में एक ही मुद्रा यूरो चलती है तो काफी आसानी होती है ट्रेड करने में। यह सब कुछ अब नहीं रहा। ब्रिटेन पाउंड में, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की करेंसी, और ब्रिटेन को जब भी व्यापार करना है हर बार परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे पैमानों को साथ में रखते हुए उसे अपनी मुद्रा की वैल्यू को दूसरी मुद्रा की वैल्यू के साथ डिसाइड करना पड़ता है। यह समस्या तो ब्रेग्जिट के बाद हुई। लेकिन दूसरी समस्या जो हम स्टैगफ्लेशन की कह रहे हैं, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी समस्या है जहां पर आपके मार्केट में मंदी भी है और मंदी के साथ साथ आपके यहां पर बेरोजगारी भी है। मंदी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन के साथ साथ यदि आ जाए तो यह बड़ी ही खतरनाक सी सिचुएशन है। इन्फ्लेशन एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही होती है, दूसरी तरफ मंदी जहां बेरोजगारी बढ़ रही होती है। अगर ऐसा कोई भी खतरनाक मंजर बने तो उसे अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा। मुझे याद आता है 1970 का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट में चल रही थी मंदी और वहां जॉब्स इतने ज्यादा नहीं थे, जॉब्स इनफैक्ट जनरेट भी नहीं हो पा रहे थे। समस्या हुई तब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरब के पास क्रूड ऑयल खरीदने गया। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए। सऊदी अरब के क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने पर उस समय पर अमेरिका सक्षम नहीं था कि वो सारे के सारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे कर सके। तो सोचिए, एक तरफ आपका मार्केट रिसेशन से जूझ रहा है जहां मंदी है, दूसरी तरफ आपको मार्केट में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, यानी जहां पर महंगाई है। अगर ऐसी सिचुएशन एक इकोनॉमी के अंदर बन जाती है तो ये निश्चित ही बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये आपकी आर्थिक वृद्धि को कहीं ना कहीं रोकता जरूर है। यही कारण है कि जब जब हम लोग बात करते हैं बोरिस जॉनसन की, तो सिर्फ अकेले बोरिस जॉनसन ही इस समस्या की जड़ नहीं है। स्टैगफ्लेशन होना, रशियन एसेट्स का फ्रीज और सीज होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया फ्रंटियर आना, या एपिडेमिक के बाद इकोनॉमी का वापस से रिवैम्प करना और एक तरीके से मार्केट में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करने की बात करना, ये सब कुछ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे बोरिस जॉनसन ने निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सक्षम ना रहे। ब्रिटेन का एक और इतिहास है जो काफी खराब रहा है और उस ब्रिटेन के इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वहां के लोग सबसे पहली बात तो ये कि अपने देश को सपोर्ट करते हैं और देश के सपोर्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा नस्ल भेदी भी हैं, यानी कि वो लोग रेसिस्ट हैं। और रेसिस्ट में आपने व्हाइट मैन, ब्राउन मैन, ब्लैक मैन, ये अगर टर्म कहीं से सुना है तो ये ब्रिटेन से ही निकला है। कॉलोनियलिज्म के समय पर, उपनिवेशवाद के समय पर ब्रिटेन ही कहा करता था कि हमारे यहाँ पर लोग व्हाइट हैं, यानी कि वो सबसे अच्छी नस्ल है दुनिया की। उसके बाद बाकी जो सब लोग हैं वो ब्राउन हैं, जैसे इंडियंस, वो
ठीक हैं, पर जो ब्लैक है यानी कि नीग्रोज, ये सभी लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन नहीं, दुनिया की सबसे बेकार नस्ल है। अब ऐसी बात जब कोई अपने मुंह से करे तो ये नस्ल भेदी टिप्पणी कहलाएगी, और ये नस्ल भेदी टिप्पणी एक ना एक तरीके से ब्रिटेन के लोगों में भी डीप रूटेड है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सभी भावनाओं से परे अब ब्रिटेन को अपने आंखों के सामने डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की यदि बात की जाए तो जैसे भारत में जातिवाद का एक जहर देखने को मिलता है, वैसे ही ये जहर आपको नस्ल भेद का ब्रिटिश नागरिकों में देखने को मिलेगा। और यही बात है कि ब्रिटिश नागरिकों के इस सोच की वजह से आज वहां पर वो भारतीयों को या बाहर से आने वाले बहुत सारे माइग्रेटरीज को सेटल नहीं होने देना चाहते। बहुत सारे इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स वहां आकर के रहना चाहते हैं, उनके भी वो खिलाफ हैं। इनफैक्ट ऋषि सुनक की अगर बात करें और उन्हीं की विदेश मंत्रियों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रवास पर रोक लगाने के लिए अपने विचारों को खुली तरीके से कह चुके हैं। ये आप देख रहे हैं। अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की बात करें तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 2002 से 2007 के बीच कैसी रही और 2010 से 2016 के बीच कैसी रही है, ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है जो मैंने आपको दिखाया। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में वहीं देखिए 2000 से 2007 के बीच में कितना ऊपर एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट। जीडीपी पर आवर की बात करें तो 2 से 2.2 के बीच, वहीं जीडीपी पर आवर की बात करें 2010 से 16 तो ये 0.4 से 0.6 के बीच रहा है। जरा और आगे चल करके एक डेटा देखना शुरू करें तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रेक्जिट क्या रहा है, यानी कि जो रियल यूके की जीडीपी थी जो बेस ईयर से कैलकुलेट की जाती है, वो आप ब्रेक्जिट टाइप के बाद देखिए क्या हालत हुई है उसकी। 2020 में आप इसे देखें -5.5%, 2025 में भी ये -4.1%, 2030 में भी -3.5%, यानी कि ब्रेक्जिट का जोर कहीं ना कहीं ब्रिटेन झेल पाने में सक्षम नहीं है। ब्रिटेन से एग्जिट होने के बाद इसकी वृद्धि दर कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही है। अब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो देखिए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सिनेरियो देखिए, एफटीए या डब्ल्यूटीओ, दोनों ही सिनेरियोज में काफी खराब हालात हैं। अब जीडीपी वॉच की कहा जाए तो ऐसा कहते हैं कि G7 में इस साल सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर आपको किसी की देखने को मिलेगी तो वो यूके की ही देखने को मिलेगी, यानी कि यूके ही इज हेडेड फॉर द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द G7 दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। 2021 के जीडीपी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपको इटली की जीडीपी, फ्रांस की जीडीपी और यूके की जीडीपी, यहाँ पर यूके की जीडीपी बढ़ती हुई काफी दिखती है G7 देशों में। वहीं पर धीरे धीरे आप देखना शुरू करते हो जब आगे चल करके 2023 की जीडीपी, 2023 में भी आपको यही इंडिकेटर दिखेंगे जो कि लगभग बराबर हैं। पर ये सब हालात क्या ऋषि सुनक जी कर पाएंगे मैनेज? वर्ल्ड लीडर्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनमें से ऋषि सुनक तो हैं ही। ऋषि सुनक के अलावा कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉटर ऑफ लेट श्यामला गोपालन की बेटी हैं, ये भारतीय मूल की। प्रवीण जगन्नाथ की बात करें तो प्रवीण जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस हैं और ये अनिरोध जगन्नाथ के बेटे। इसके अलावा एंटोनियो कोस्टा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल हैं, ये ओसीआई कार्ड होल्डर भी हैं, और साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू हेड अ गवर्नमेंट इन यूरोप वाज लियो वाराडकर, है ना, जिनके पिताजी डॉक्टर हैं जो माइग्रेट हुए थे मुंबई से आयरलैंड में 1960 में। ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बाद उसके हमेशा एक चीज़ जो सबसे पहले आएगी वो है रेसिज्म। और इस रेसिज्म से अगर हमारे ऋषि सुनक बच भी गए तो उन्हें खरे तरीके से इस बात से तौला जाएगा क्या उन्होंने ब्रिटेन को उस समस्या से निकाला या नहीं। अदरवाइज बात तो वही है, खेल सिर्फ इतना सा है कि ऋषि सुनक को भी उसी तरीके से निकाल करके चाय की मक्खी की तरह अलग कर दिया जाएगा जैसा कि और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ या अश्वेत लोगों के साथ होता है। श्वेत लोगों का अश्वेत लोगों के प्रति जो नजरिया है उससे आज हर वो व्यक्ति जूझ रहा है जो इन श्वेतों के साथ रहता है, यानी कि ब्रिटेन में रहने वाला हर नागरिक, अश्वेत नागरिक या ब्राउन या ब्लैक पीपल हमेशा व्हाइट पीपल के एक नस्ल भेद का शिकार है या उनकी नस्ल भेदी विचारधारा का। आपको बताना है कि OECD का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसके बारे में एक जानकारी आपको देनी है। साथ ही साथ अब हम लोग यह भी देख सकते हैं कि आपको जब कभी भी अड्डा 24/7 से कोई भी कोर्स परचेज करना है आपको फ्लैट 77% ऑफ मिलेगा अगर आप Y637 कोड का इस्तेमाल करेंगे बैचेस के लिए और बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए Y637S का। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिए,
क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद, जय हिंद।